नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र सेकेंड कंटिन्यूअस चल रहा दोस्तों हमारा, जिसमें आज हमारे 12वां लेक्चर होने जा रहा है। इसके अंतर्गत हम आज दोस्तों बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से थे दोस्तों? भारतीय संविधान को अर्थात की जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके जो सोर्स है, जो स्रोत है, कौन कौन से स्रोत है, भारतीय संविधान को कहां कहां से शक्ति प्राप्त होती है, या कहें कि भारतीय संविधान के अभिन्न अंगों के रूप में अगर हम उसके स्रोतों का अध्ययन करें तो किस प्रकार से कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता या कौन कौन से कारकों की आवश्यकता हमको पड़ेगी दोस्तों। तो इन सबको लेकर के आज हमारा एक समग्र अध्ययन इस सेशन पर होने जा रहा है, इस टॉपिक पर होने जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों बने रहें सेशन के एंड तक। हम पूरा प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान के इस स्रोतों से संबंधित कोई भी डाउट अब आपके मन में नहीं बचेगा। क्लास के एंड होने तक दोस्तों आपका ये कंसेप्ट पूरी तरह से एकदम क्लियर होगा। ओके, चलिए दोस्तों, जो कंटिन्यूअसली मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनके अलावा जो नए दोस्त हैं, जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, जो पहली बार हमें देख रहे हैं, उन सबको मैं बोलना चाहता हूं दोस्तों कि पहले आप इस क्लास को कंटिन्यूअसली पूरा कंप्लीट देखिए, उसके बाद ही आप एनालाइज करना डिटेल में कि आपके लिए हमारा सेशन कितना हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल हो दोस्तों तो प्लीज सेशन को शेयर कीजिए, है ना, और लाइक करते चलिए दोस्तों। इसके अलावा हमारे इस सेशन पे दोस्तों बीए के सभी सब्जेक्टों को आपके सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाया जाता है। आपके सिलेबस के अनुसार प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक को पूरे विस्तार के साथ, फुल डिटेल के साथ में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो क्लास नोट्स है दोस्तों, जिनके माध्यम से हम यहाँ पर आपको पढ़ाते हैं, वो क्लास नोट्स भी आपको पीडीएफ के द्वारा, पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर दी जाती है, जहां से आप डाउनलोड करके अपने जो है रिवीजन के लिए, एग्जाम टाइम पे रिवीजन के लिए या फिर अपने शॉर्ट नोट तैयार करने के लिए आपको ये हमारे क्लास नोट से काफी हेल्पफुल नजर आएंगे, काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स के अलावा दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप और कॉल सुविधा आपको हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ से, जिससे कि आप अपने किसी भी प्रकार का डाउट आप अपने अंदर ना रखें, उसको समस्या का समाधान खोज सके। ठीक है, इन सबको लेकर के दोस्तों एक नया प्रयास हमने आप लोगों के लिए किया है, जिससे कि आपको बिल्कुल ये फील ना हो कि ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते वक्त आप किसी के कांटेक्ट में ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि व्हाट्सएप और कॉल की फैसिलिटी देने के पीछे मेरा प्रयास यही है, मेरा उद्देश्य यही है कि आप कंटिन्यूअसली मेरे टच में बने रहें, जिससे आपको ये लगे पढ़ते वक्त कि आप पर कोई नजर रख रहा है। और जब आप किसी की नजर में पढ़ते हैं, जब किसी के आप मार्गदर्शन में पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपकी स्टडी में कोई डाउट नहीं, शेष नहीं रहता है, और साथ ही साथ में आपके जो कंसेप्ट होते हैं पूरी तरह से क्लियर होते चलते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ये सारी फैसिलिटी हमारे द्वारा ये प्रोवाइड की जाती है। तो इसी के साथ में दोस्तों बढ़ते हैं सेशन में। अगर आपको लेक्चर को ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही हो, अगर कहीं ऐसा लगता है कि आपको कंटिन्यूअसली लेक्चर नहीं मिल पा रहे हैं, है ना, सीरीज वाइज लेक्चर नहीं मिल पा रहे दोस्तों, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सर्च कीजिए। प्लेलिस्ट में दोस्तों सभी सब्जेक्टों को अलग अलग, सभी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, जहां पर पूरे क्रम अनुसार सभी क्लासेस उपलब्ध है आपके लिए। आप वहां से सभी क्लासेस को देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, और यही दोस्तों यही हमारे कॉल नंबर भी है, इसी पे आपको कॉल करना है अगर आपके पास कोई डाउट है जो आपको काफी ज्यादा परेशान कर रहे हो। इसके अलावा टेलीग्राम लिंक आपको दी गई है, लोधाजी क्लासेस। टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस टाइप करेंगे तो आपको वहां पर हमारा एक ग्रुप नजर आएगा, जैसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सभी जितने भी अभी तक की क्लासेस हुई है सभी के नोट्स हमारे ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। वहां से आप अपने सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो नए दोस्त हैं उनके लिए हमारा फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट यूनिट में हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की। हम कंप्लीट कल के लेक्चर में, कल के सेशन में कंप्लीट हो चुका था भारतीय संविधान का निर्माण और विकास। इसके अलावा आज जो दोस्तों हम बात करेंगे वो भारतीय संविधान के स्रोतों पर बात करेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं। एक तरह से देखा जाए तो कल का लेक्चर और आज का लेक्चर दोनों एक ही है,
दोनों को अलग अलग पार्ट में लेकर आया हूं मैं। वैसे क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण में भी और स्रोत लगभग एक ही पॉइंट हो जाते हैं दोस्तों, जिनको अगर आप समग्र रूप से अर्थात कि दोनों लेक्चर को एक साथ अगर आप पढ़ते हो, इस टॉपिक को एक साथ पढ़ते हो, तो आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ में लौटते हैं अपने सेशन में। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान को जहां से शक्ति प्राप्त होती है, भारतीय संविधान को जहां से पावर मिलती है, वो क्या है? तो वो होते हैं स्रोत, और स्रोतों पर ही आज हमारा एक समग्र अध्ययन होने जा रहा है। ठीक, इससे संबंधित माफिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है ऊपर, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ये मिसप्रिंट है। तो भारतीय संविधान के स्रोतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप खुद पढ़ेंगे, इनको खुद आप पढ़ के इनकी प्रकृति समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक लेक्चर में, प्रत्येक क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं दोस्तों। उन क्वेश्चनों में ही आपको जो है उस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनकी प्रकृति अलग होती है, थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं जिससे कि आप पूरे टॉपिक पर अच्छे से फोकस कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आप पढ़ के इनका जो है एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों, इनको इनकी प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा कोई डिफिकल्टीज आए तो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट सेशन, जब भी नेक्स्ट सेशन होगा, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी, मैं उसमें आपको अच्छे से एनालाइज भी करवा दूंगा अगर प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, क्योंकि वैसे ही टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपका एक टॉपिक जो है आधे से पौने घंटे में खत्म हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा आधे घंटे की लेक्चर अर्थात 30 मिनट का लेक्चर भी 45 मिनट, एक ही घंटे तक चला जाता है। ठीक है, जबकि कोई फालतू बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के स्रोत। अच्छा, भारतीय संविधान के स्रोत ये हमारा जो है थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल के अलावा अगर हम इसका व्यवहारिक अध्ययन करने का प्रयास करें, अगर हम व्यवहारिक रूप से सोचें कि ये स्रोत होते क्या है, तो स्रोत का अर्थ या कहें कि इसकी व्याख्या अगर हमें करना हो तो किस प्रकार से हम इसकी व्याख्या करेंगे कि ये क्या होते स्रोत। तो आप एक बेसिकली समझिए कि जो हमारा संविधान है, अब तक आप संविधान के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। संविधान क्या होता है, संविधान के बारे में आप भली भांति रूप से समझ चुके हैं कि संविधान क्या होता है, संविधान का अर्थ, विशेषता, परिभाषा, महत्व सब कुछ समझ चुके हैं क्लियरली। ठीक है, अब जो आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोतों की बात कर रहे हैं, तो वो स्रोत क्या होते हैं उनका हमें पता करना है। देखिए, भारतीय संविधान एकमात्र किताब है जिसके अंदर आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम जितने भी अनुच्छेद वगैरह उनके रूप में लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो जो संविधान एक किताब है, और आज हम कहते हैं कि हमारे देश में सर्वशक्तिशाली अर्थात सर्वोपरि कोई अगर है तो वो कौन है? संविधान है। अर्थात कि संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, भारत की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों जहां पर संविधान से ऊपर कोई नहीं है, तो ऐसे उस किताब को, ऐसी एक बुक को इतनी शक्तियां कहां से प्राप्त होती है, कैसे मिलती है? तो वो जो बुक के रूप में संविधान है हमारा, उससे जहां से शक्ति प्राप्त होती है वही, उनको ही हम वहां पर स्रोत कहते हैं, वही हमारे स्रोत है। ठीक है, अब कहां कहां से उनको शक्ति प्राप्त होती है, किस किस प्रकार से संविधान में ऐसे क्या क्या चैप्टरों को लिया गया है, कौन कौन से तत्वों को समाहित किया गया है संविधान के अंतर्गत, जहां से इसे विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इन सब का ही अध्ययन हम एक शॉर्ट फॉर्म में करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसको हम 7 पॉइंटों के माध्यम से समझने का पूरा प्रयास करेंगे, और इसमें लगभग सभी स्रोतों को हम लेकर आ जाएंगे इन्हीं 7 पॉइंटों के माध्यम से। एक नजर में अगर इन पॉइंटों को हम देखें तो इनमें प्रथम है मूल दस्तावेज। मूल दस्तावेज का अर्थ हो जाता है कि जब हमारा संविधान पहली बार लिखकर तैयार हुआ था, जब संविधान पहली बार लिखा गया था, लिखकर 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया था, तो उस वक्त कौन सी स्थिति में था संविधान, संविधान में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियां थी, उन सबको ही हम बोलेंगे मूल दस्तावेज, उस समय के संविधान को। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से यहाँ पर। नेक्स्ट है पूर्व संवैधानिक अधिनियम। भाई 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, परंतु उससे पहले भी तो कुछ नियम, अधिनियम वगैरह होंगे। तो जो अधिनियम और उपनियम या नियम
या अधिनियम जो भी थे, जितने भी संविधान लागू होने से पहले ब्रिटिश भारत के समय से चले आ रहे थे या ब्रिटिश भारत में लाए गए थे, उनका क्या प्रभाव रहा है भारतीय संविधान में, उनको भी क्या लिया गया था या सभी को लिया गया था या फिर कुछ ही अधिनियमों को लिया गया था। तो इन सब के बारे में भी हम इस सेकेंड पॉइंट में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में होगा अध्यादेश, नियम और आदेश। अध्यादेश, नियम और आदेश। तो दोस्तों अध्यादेश क्या होते हैं, नियम आदेश क्या होता है, जरा एक शॉर्ट में समझने का प्रयास करें आप। अध्यादेश होता है दोस्तों, ये देखिए, नियम जो कानून होते हैं, कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान से सुनिए इस बात को। जो सरकार कानून लेकर आती है वो संवैधानिक रूप से संसद के द्वारा बनकर आते हैं। एक प्रोसेस होती है संसद के द्वारा बनने की, जैसे कि या तो पहले लोकसभा में पास होगा एक विधेयक, उसके बाद में वो जाएगा फिर राज्यसभा में, राज्यसभा से राष्ट्रपति के साइन होंगे, तब जाकर के वो कानून का रूप धारण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कानून बन के आता है वो संसद के द्वारा आता है बनकर। इसके अलावा एक होता है अध्यादेश। अब अध्यादेश क्या होता है दोस्तों, तो हमारे संविधान में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, कुछ अनुच्छेद लिख दिए गए हैं कि जब किसी स्थिति में संसद अपने कार्य में ना हो, एक्टिव ना हो, संसद एक्टिव ना हो, सत्र में ना हो, लेकिन उस समय देश के लिए कोई कानून बनाना आवश्यक हो, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें कानून की अत्यंत आवश्यकता हो, तो उस इमरजेंसी के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश के रूप में कानून को ला सकते हैं। लेकिन वो कितने समय के लिए लाएंगे, ये एक अलग नियम होता है। कुछ समय के लिए आता है, उस समय के बाद में जब संसद आती है तो वो अपने सील टप्पे लगा करके, अर्थात कि उनको उस कानून को सहमति देकर के उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है, और अगर एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो कानून 6 महीने बाद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है अध्यादेश। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक कानून जो आता है वो परमानेंटली आता है, किसके माध्यम से, संसद के द्वारा। लेकिन 6 महीने के लिए टेम्परेरी अर्थात इमरजेंसी की परिस्थितियों में, है ना, इमरजेंसी की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है जो 6 महीने के लिए आता है। हाँ, 6 महीने के बाद में उसको और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसकी नियम जो उसका जो समय होता है वो 6 माह ही होता है। ठीक, उसके बाद में कुछ नियम भी इनके द्वारा लाए जाते हैं, और साथ में दोस्तों कुछ जो है आदेश अर्थात न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, कभी कभी वो भी एक कानून का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका अध्यादेश, नियम और आदेश। इसके बाद में पॉइंट नंबर 4 में अगर देखेंगे तो संवैधानिक संशोधन। भाई, जब मूल दस्तावेज जिस परिस्थिति में था, 26 जनवरी 1950 को जिस स्थिति में हमारा संविधान था, क्या आज भी संविधान उसी स्थिति में है या कुछ परिवर्तन हो चुका है? तो बिल्कुल परिवर्तन हो चुका है, कई बार परिवर्तन हुआ है, लगभग 100 से भी अधिक बार परिवर्तन हुआ है हमारे संविधान में, और उस परिवर्तन को ही हम बोलते हैं संविधान का संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व के अन्य संविधानों के स्रोतों से, संविधानों से प्राप्त स्रोत। तो भाई, हमारे संविधान के अंतर्गत ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत का जब संविधान बना था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के लगभग 60 से भी ज्यादा संविधानों का अध्ययन किया, उनको पढ़ा, और उनकी जो बातें अच्छी लगी, सकारात्मक थी, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य से सटीक बैठती थी या भारत की परिस्थितियों के लिए अनुकूल थी, उन बातों को ग्रहण किया था। ठीक है, तो वो कौन से देश से, कौन से देश के कौन से देश के संविधान से कौन सी बातों को लिया गया भारतीय संविधान में, तो उनको भी हम यहाँ देखने वाले हैं। इसके बाद में न्यायिक निर्णय हमारे उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट ने, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, अर्थात कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कौन से ऐसे कुछ निर्णय दिए, उन निर्णय भी उन्होंने आगे चल करके एक कानून का रूप धारण कर लिया। तो वो होते हैं न्यायिक निर्णय, और किस प्रकार से ये स्रोत के रूप में अपनी भूमिका अदा करते हैं संविधान में, इसको भी हम समझेंगे। एट लास्ट देखेंगे हम प्रथाओं के बारे में। प्रथाएं, परंपराएं जो प्राचीन समय से चली आ रही है, उनका क्या प्रभाव रहा है स्रोतों के रूप में भारतीय संविधान पर। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की ये यात्रा। इस यात्रा में 7 पॉइंटों को भली भांति रूप से हमें समझना है। क्लासेस, अगर दोस्तों हम उसको फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे तो क्लासेस थोड़ी लंबी हो ही जाती है, इसलिए शांति बनाकर रखें।
जहां 30 मिनट की क्लास होती है दोस्तों, अगर 15 मिनट और ऐड हो जाएगा तो उसमें हमारा नुकसान कुछ भी नहीं है बल्कि फायदा ही है। आपको ज्यादा कुछ जानने को मिलता है। लंबी क्लासेस में फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है, इसलिए प्लीज बने रहें। लेकिन हाँ, एक बात का और आप विशेष करके गौर कर रहे हैं इस चीज पर कि जब भी आप एक लेक्चर को स्टार्ट करें तो उस लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक एक ही बार में देखेंगे आप। उसको पार्ट में नहीं किया, आधा मैंने अभी देख लिया, आधा 2 घंटे बाद या कल सुबह या नाइट में ऐसा कुछ देख लूंगा, ये नहीं होना चाहिए। कुछ नियम होना चाहिए आपके जीवन में पढ़ाई के लिए, क्योंकि आप ही लेक्चर देख रहे हो सिर्फ पढ़ाई के लिए कर रहे हो, ताकि आपका जो है कंसेप्ट पूरा क्लियर हो, टॉपिक पूरा क्लियर हो। तो इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जब भी आप पढ़ने बैठे तो एक अपने जो है एक स्थायी जगह होना चाहिए पढ़ने के लिए, और उसके साथ ही साथ में लेक्चर शुरू से लेकर एंड तक, जब तक एंड लेक्चर खत्म ना हो जाए तब तक उस लेक्चर को आप छोड़ेंगे नहीं। अगर छोड़ेंगे तो परमानेंटली छोड़ेंगे, दोबारा उसको खोल के नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये बात को आप विशेषकर याद रखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को आज के। इसमें हम दोस्तों बात करेंगे मूल दस्तावेज से। तो मूल दस्तावेज के अंतर्गत, जैसा कि आप सभी को मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था कि जब संविधान जिस दिन पास हुआ था, जब संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था 26 कब दोस्तों संविधान बनके कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। और जिस दिन पास हुआ था उसी दिन कुछ अनुच्छेद तो उसी वक्त लागू कर दिए गए थे, और बाकी जो शेष अनुच्छेद बचे थे वो कब लागू हुए थे, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये बात मैं आपको कल के लेक्चर में बता चुका था कि संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बन चुका था तो फिर 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया, क्या कारण था ऐसा, तो उसका कारण मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। अगर नहीं देखा है तो पूरे लेक्चर को एक बार अच्छे से देख ले, लगभग 45 मिनट का लेक्चर है, ज्यादा लंबा भी नहीं है। ठीक है, तो जो पुराना दस्तावेज था हमारा, जो प्रारंभिक संविधान था, तो वो किस स्थिति में था दोस्तों, तो इस बात को सभी याद रखेंगे। जब हमारा संविधान पहली बार बनकर रेडी हुआ था, पहली बार बनकर तैयार हुआ था, उस समय संविधान के 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे, और 8 अनुसूचियां थी। 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, तो ये कुछ इस स्थिति में हमारा संविधान था। लेकिन कुछ परिस्थितियों के साथ चेंजेस होने के बाद में, हालांकि एक बात आपको एडिशनल बता देना चाहता हूं कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और 1951 से ही संविधान में संशोधन प्रारंभ हो चुके थे। लेकिन जो सबसे बड़ा संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था दोस्तों 76वां संविधान, 76वां संविधान हुआ था हमारा। ठीक है, तो 76वां संविधान जो हुआ था हमारा, उस संविधान के बाद में उस संशोधन के बाद में संविधान में काफी ज्यादा परिवर्तन आया, और उस समय के संविधान संशोधन को एक मिनी संविधान का नाम दे दिया गया था, एक लघु संविधान का नाम दे दिया गया था। इतने ज्यादा परिवर्तन उस समय हुए थे। 76वां संविधान संशोधन याद रखिएगा। ठीक है, तो उस समय जब वो संविधान संशोधन हुआ तो उस समय संविधान का रूप कुछ यूं था कि जहां हमारे पहले 22 भाग हुआ करते थे, वो संविधान में अब 26 भाग हो गए बढ़कर। ठीक है, वहीं जो अनुच्छेद 395 हुआ करते थे, वो अनुच्छेद अब 444 हो चुके थे, 444 हो चुके थे। वहीं जहां अनुसूचियां 8 हुआ करती थी, अब वो अनुसूचियां बढ़ करके 12 हो चुकी थी। तो इस प्रकार से दोस्तों संविधान में इतना अधिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक बात और समझते चलिए आप। कल के सेशन में भी बताया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। संविधान में जितने भाग थे प्रारंभ में, आज भी उतने ही भाग है। समझिए बरा, संविधान में जितने अनुच्छेद थे प्रारंभ में 395, उतने ही अनुच्छेद आज भी उतने ही हैं। ठीक है, सिर्फ अनुसूचियां बढ़ी है, 8 से अब 12 हो चुकी है। अब संविधान में जब अभी मैंने कहा आपसे कि प्रारंभ में 22 भाग थे, और अभी थोड़ी देर पहले बोला कि संशोधन के बाद में 26 भाग हो चुके थे, और अब जस्ट बोल रहा हूं कि 22 भाग ही है। तो जी हाँ, जैसे कि संविधान में दोस्तों भाग 4 जो हमारा मूल कर्तव्यों का भाग है, उसमें 4.1 कर दिया, 4A कर दिया, 4A के नाम से वो अगला भाग जाना जाता है। तो इसी प्रकार से सभी भागों में दोस्तों पॉइंट लगा करके या ABCD लगा करके उन भागों को बढ़ाया गया। वो संविधान का जो मूल रूप था वो ऐसा का ऐसा ही है।
एडिशनल रूप में जो भी जोड़ा गया वो आ बा के साथ में जोड़ा गया, ताकि संविधान के जो मूल प्रारूप है उसके साथ में कोई छेड़छाड़ ना हो, ताकि संविधान जटिल ना बने, सिंपल ही बना रहे, जैसा था वैसा ही बना रहे। इसी प्रकार से जब अनुच्छेदों को जोड़ा गया तो अनुच्छेदों में भी जैसे कोई अनुच्छेद नंबर 1 है तो उसको अनुच्छेद 1 आ कर दिया गया, अनुच्छेद 1 बा कर दिया गया, इस प्रकार से अनुच्छेद बढ़ाए गए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मूल स्वरूप था आज भी संविधान का वही स्वरूप है। संशोधन के माध्यम से एडिशनल में जब कुछ जोड़ा जाता है तो जो प्रारंभ में लिखा गया था उसके साथ ही आ बा सा लगा करके उसके साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों, तो इस वाले पार्ट में जो आपको यहाँ बताया गया है कि भाग और अनुच्छेदों को, तो इसको आप विशेषकर याद रखेंगे कि भाग आज भी हमारे 22 ही है, भाग हमारे आज 22 है और अनुच्छेद भी 395 ही है। लेकिन हाँ, आ बा सा अगर सबको मिलाते हैं तो भाग हमारे 26 हो जाते हैं और अनुच्छेद 444 हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे संविधान का प्रारूप था, संविधान की प्रति थी जो ओरिजिनल थी प्रारंभ में। ठीक, चलिए, और एक बात इसमें देख लीजिए इसमें कि स्वरूप की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान था, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान। ओके, तो क्या आपको मूल स्वरूप वाला क्लियर हो पाया दोस्तों? आज अभी हमने प्रारंभ में आपसे कहा था कि स्रोत का अर्थ हुआ कि संविधान को जहां से शक्ति प्राप्त होती है उनको हम स्रोत बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद प्रारंभ में जो मूल दस्तावेज बनकर आया था तो उसमें जो नियम उपनियम अधिनियम वगैरह लिख दिए गए थे उनके माध्यम से पूरा देश संचालित होता है, पूरी शासन व्यवस्था संचालित होती है, तो वो उन संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व संवैधानिक अधिनियम। संविधान से पहले के जितने भी अधिनियम थे, संविधान से पहले के जितने भी अधिनियम थे उनमें से जो अधिनियम भारत की शासन व्यवस्था के लिए, भारत की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो उचित थी, अनुकूल थी, उन अधिनियमों को भारतीय संविधान के अंदर ले लिया गया और जो अनुकूल नहीं थे, जो पहले के नियम अनुकूल नहीं थे, उनको समाप्त कर दिया गया। इतनी सी कहानी बस इसके अंतर्गत जानने की है कि क्या, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो नियम अधिनियम उपनियम भी पहले से लागू थे, संविधान लागू होने के पहले से लागू थे, वो जो अधिनियम भारत की परिस्थितियों के अनुकूल थे उनको तो संविधान में ग्रहण कर लिया और जो अनुकूल नहीं थे उनको वहीं पर समाप्त कर दिया। ठीक है, तो हमारे संविधान पर संवैधानिक अधिनियम जैसे 1858, 1892, 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम का अत्यधिक प्रभाव है। और इन सब में अगर सर्वोपरि देखा जाए तो 1935 का अधिनियम दोस्तों, 1935 का अधिनियम का सबसे ज्यादा हमारे संविधान पर प्रभाव है। हम लगभग कह सकते हैं कि हमारे संविधान पर 200 से ज्यादा अनुच्छेद जो लिए गए थे। ब्रिटिश काल में जो एक अधिनियम आया था 1935 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, उसी से दोस्तों 200 से ज्यादा अनुच्छेद हमारे संविधान के अंदर लिए गए थे। ठीक है, तो इतने ज्यादा अनुच्छेद जो थे वो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, इतना बड़ा संविधान बनने का यही कारण रहा है कि बहुत ज्यादा अनुच्छेद पहले से चले आ रहे थे जो हमारे लिए अनुकूल थे, उनको भी हमने ग्रहण कर लिया। तो इतने ज्यादा अनुच्छेद होने के कारण ही हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन चुका था। ठीक, तो संविधान में अनेक बातें इन्हीं अधिनियमों से ली गई है और वास्तव में भारत का वर्तमान संविधान एक बहुत बड़े अंश का भाग जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है कि हमारा जो संविधान बना है उसमें 200 से ज्यादा अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम 1935 से प्राप्त है। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो पाया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में देखेंगे हम अध्यादेश, नियम एवं आदेश। तो संविधान के मूल दस्तावेज के अलावा, संविधान के मूल दस्तावेज के अलावा अध्यादेश, नियम और आदेश आदि भी हमारे संविधान के कानूनी तत्व है। केंद्रीय संसद ने कई कानून बनाए हैं जो संविधान के अभिन्न भाग बन गए। अधिकांश नियम, आदेश तथा विभिन्न प्रकार के अध्यादेश केंद्रीय और राज्य कार्यपालिकाओं द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है,
तो इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं दोस्तों। जैसा मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था कि जो कानून लाए जाते हैं वो संसद के द्वारा लाया जाता है। संसद में जिस राज्यसभा से फिर लोकसभा राज्यसभा दोनों में किसी में भी पहले पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति जी के साइन होंगे, उसके बाद में जाकर वो कानून बन जाता है। लेकिन वो परमानेंट कानून होता, वो हमेशा के लिए बन जाता है। लेकिन अध्यादेश के माध्यम से भी जो है शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति जी के द्वारा लाया जाता है। इसके अलावा कुछ आदेश जो न्यायिक निर्णय होते हैं, आदेश होते हैं, जैसे कि कोई भी आदेश, जैसे कि मान लेते हैं हम दोस्तों कि लोक सेवक जो आदेश देते हैं, बड़े बड़े लोक सेवक जो होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो अपना आदेश दे देते हैं। आदेश ही धीरे धीरे वो कानून का रूप धारण करने लगता है। तो इस प्रकार की कई सारे आदेश भी होते हैं, अध्यादेश होते हैं। इनके माध्यम से भी हमारे देश, हमारे संविधान में काफी इनको भी महत्व दिया गया है और इनके द्वारा भी हमारी शासन व्यवस्था संचालित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार इनमें दोस्तों समझने जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान भाषा में है, बहुत सिंपल भाषा में है। जो आपको स्लाइड में प्रोवाइड कर रहा हूं ये मेरे खुद की शब्दावली है और यकीन मानिए जब आप पढ़ने बैठेंगे तो एक बार पढ़ते ही आपको पूरा याद समझ आएगा, पूरा समझ आएगा, कोई डिफिकल्टीज नहीं होने वाली है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं एक बार लेक्चर पूरा आप कंप्लीटली देखेंगे। लेक्चर देखने के बाद में पीपीटी को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके और आप एक बार खुद उसको पढ़िए। पढ़ोगे आपको पूरा टॉपिक में कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं, और अगर कंफ्यूजन आती है तो मैं खड़ा हूं आपके लिए। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी समस्या बता सकते हो भाई, उसमें भी अगर आपका डाउट क्लियर ना हो तो फिर आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि कुछ संवैधानिक संशोधन भी हुए हैं कि जो संविधान हमारा मूल स्वरूप में स्टार्टिंग में था 26 जनवरी को था 1950 में, आज उस रूप में हमारा संविधान नहीं है। लगभग 100 से अधिक संशोधन हमारे भारतीय संविधान में अब तक हो चुके हैं। तो 1950 से अब तक भारतीय संविधान के 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। 100 से अधिक संशोधन याद रखिए, और वह सब भारतीय संविधान के अभिन्न स्रोत है। भाई संविधान बनाया जाता है देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, लेकिन परिस्थितियां बदलती है। अब बदली हुई परिस्थितियों के लिए कानून व्यवस्था भी बदली हुई होनी चाहिए, जो हमारे नियम अधिनियम है वो भी बदले हुए होना चाहिए। अगर हम मान लें कि 100 साल पहले हमने कुछ नियम बनाए और 100 साल बाद आज हमें परिस्थितियों का सामना आज हम कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, अगर वो कानून जो 100 साल पहले बने थे अगर वो आज की व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो कानून हमारे किस काम के होंगे बताइए। तो उनमें संशोधन करना, उनमें परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। तो वही परिवर्तन दोस्तों समय अनुसार हमारे भारत के संविधान में किए गए हैं, जो 100 से अधिक हो चुके हैं अभी तक, और उन्होंने भी संविधान को शक्ति प्रदान की है। संविधान में कुछ एडिशनल बातें जोड़ी है। ठीक है, और इन संवैधानिक संशोधनों से संविधान की बुनियादी धारणा और स्वरूप में अंतर आया है, बिल्कुल आया है। कि जैसे जैसे संविधान में परिवर्तन होता गया है, संविधान में काफी ज्यादा उसके स्वरूप अर्थात कि संविधान बड़ा होने लगा है ना, और उसकी जो बुनियादी धारणा थी उस धारणा में भी परिवर्तन आने लगा। मतलब संविधान काफी चेंज हुआ, वृद्ध हुआ, बड़ा हुआ, उसके स्वरूप में काफी परिवर्तन हमको देखने को मिला। ठीक है, कमेंट करके बताते चलिए क्या पूरा क्लियर हो पा रहे हैं कंसेप्ट में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं पूरे एकदम क्लियर होने चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो मैं इसी सेशन पर, इसी लेक्चर पर दोबारा क्लास लेने के लिए भी रेडी हूं। पसंद ना समझ ना आए दोस्तों तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर 10 कमेंट भी मेरे पास में आती है एक लेक्चर को लेकर के, उस 10 कमेंट पर भी दोस्तों मैं इसी क्लास को वापस से रिपीट कर सकता हूं, वापस से आपको इसी टॉपिक पर फिर दोबारा क्लास लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, तो इसलिए कभी आप ये ना सोचे, कभी पढ़ाई के साथ समझौता ना करें कि मैं पढ़ा रहा हूं समझ नहीं आया लेकिन फिर भी बस आप देखकर निकल गए कि सर को बोलेंगे सुनेंगे थोड़ी ना। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति की कमेंट, प्रत्येक स्टूडेंट की कमेंट पढ़ता हूं मैं, और प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई मैं स्वयं करता हूं या मेरी टीम के द्वारा किया जाता है। लेकिन टीम उसका कमेंट का रिप्लाई 100% आएगा आपके पास में। चाहे कमेंट कभी भी करेंगे, कभी भी होगी, 1-2 घंटा आपको डिले हो सकता है, लेकिन अधिकतर 90% कमेंट ऐसी होती है दोस्तों जिनका हैंड टू हैंड रिप्लाई कर दिया जाता है। 90%। सिर्फ 10% कमेंट ऐसी होती है जिनका रिप्लाई करने में 1 या 2 घंटे का डिले हो जाता है,
वरना कमेंट का रिप्लाई हैंड टू हैंड होता है, और व्हाट्सएप पे तो हैंड टू हैंड ही चलता है सब कुछ, ठीक है। और मुझे कॉल करना, अगर जैसे कॉल के द्वारा आप मुझसे डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हो तो 4 से लेकर के 7 बजे तक का मैंने टाइम आपको अलॉट कर रखा है। इस बीच में आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप डायरेक्ट मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी है आपके पास में। आप बिल्कुल ना सोचे, पढ़ाई के साथ बिल्कुल समझौता मुझे पसंद नहीं है। आप पढ़े, ईमानदारी से पढ़ाई करें, कोई डाउट हो तो मुझे बताएं दोस्तों, एक एक डाउट का पूरा समाधान आपके सामने होगा, मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। चलिए, विश्व के अन्य संविधानों से जो स्रोत हमने प्राप्त की, जो स्रोत हमें मिले हैं, भारतीय संविधान में जिन विश्व के अन्य संविधानों से जिन अच्छी बातों को हमने ग्रहण किया है हमारे संविधान में, तो उन दोस्तों उनको जरा ध्यान से देखिए। सबका अलग अलग प्रकार से मैंने यहाँ स्लाइड में लाकर दिया है आपके लिए, जो ये पूरे सभी टॉपिकों में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको थोड़े से दिमाग को, अपने मस्तिष्क को थोड़ी सी जो है थोड़ा सा टेंशन देना होगा, आपको थोड़ा सा प्रभाव डालना होगा। और प्रभाव इसलिए डालना होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए देनी होगी इसको, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ देशों के नाम याद रखने हैं और कौन से देश से क्या लिया है हमने वो भी याद रखना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें 5-6 देश है दोस्तों, उनका नाम आपको 100% याद रखना है, याद रखना ही है, भूलना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। याद रखना है, लगे तो अपनी शॉर्ट नोट्स में पहले फुर्सत में उसको अपने अनुसार लिख के रख लेना। चलिए, तो संविधान निर्माताओं ने विश्व के कई संविधानों का गहन अध्ययन किया, उनसे अच्छी और सकारात्मक बातों को ग्रहण किया, जिसके कारण कई लोग इसे कैंची एवं गोंद का प्रयोग, कैंची एवं गोंद का प्रयोग, तो कोई लोग इसे उधार का थैला भी कहने लगे। तो भारतीय संविधान बनाते वक्त हमारे संविधान निर्माताओं ने, जैसा कि मैंने बताया था आपको, कि 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद में उन संविधानों में जो भारत की परिस्थितियों के अनुकूल जो भी बातें मिली, उनको हमारे संविधान में स्थान दिया। तो इसके कारण ही, दूसरे संविधानों से अच्छी बातों को ग्रहण करने के कारण ही कट पेस्ट का नाम दिया गया हमारे संविधान को। कुछ आलोचकों के द्वारा कहा गया कि इसमें कैंची और गोंद का प्रयोग किया गया है, कैंची अर्थात कट और गोंद अर्थात पेस्ट, ठीक है। और उधार का थैला कहा गया है कि दूसरे संविधानों से हमने प्रमुख बातों को ग्रहण किया है, इसलिए इसको उधार का थैला कह दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जरा हम जान लेते हैं कि ब्रिटेन का संविधान, दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया है, जिसके अंतर्गत मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है तथा राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की तरह नाम मात्र का प्रधान होता है। तो हमने देखिए, अब यहाँ पर नाम याद रखना है, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है? तो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से हमने हमारे संविधान की सबसे बड़ी व्यवस्था को ग्रहण किया। सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था, जो आज हमारे यहाँ संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो इस प्रकार से दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से हमने जो संसदीय शासन व्यवस्था को ग्रहण किया है, उसी प्रकार से कुछ आवश्यक तत्व है जो हमने अमेरिका के संविधान से भी प्राप्त किए हैं। जैसा कि आप सभी ने दोस्तों देखा होगा, अगर आपने मुझे राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम के सेशन में अगर आपने कंटिन्यूसली मुझे फॉलो किया है, और प्रश्न पत्र प्रथम पे सभी जो लेक्चर थे दोस्तों, उनको अगर आपने कंटिन्यूसली फॉलो करके सभी लेक्चरों को देखा है, तो अब तक आप भली भांति रूप से समझ चुके हैं शासन व्यवस्थाओं के बारे में, कि शासन व्यवस्थाएं एक होती है एकात्मक शासन व्यवस्था, एक होती है अध्यक्षात्मक या संघात्मक शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या संसदीय शासन व्यवस्था। तो ये क्या होती है, क्या फॉर्मेट होते हैं इनके, ये भली भांति रूप से आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मैं पहले इनको पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा उन लेक्चरों को, तो दोस्तों राजनीति विज्ञान के पेपर 1 पार्ट 1 में माफ कीजिएगा, प्रश्न पत्र प्रथम में जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है, वहां से देख लेना। तो अमेरिका के संविधान से दोस्तों हमने हमारे भारत के संघात्मक स्वरूप लिया है शासन का। जो भारत में जो शासन व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप है, वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इसके अलावा हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार भी हमने अमेरिका से ही प्राप्त किए हैं। और उसके अलावा भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो आज सर्वोच्च शक्तिशाली है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, तो दोस्तों वो
शक्तियां, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को भी हमने अमेरिका के संविधान से ही प्राप्त किया है। कि जिस प्रकार से अमेरिका के संविधान ने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के लिए व्यवस्था बना के रखी हुई थी कि अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो पूरी तरह से स्वतंत्र रहेगा पूरी सरकार से, अर्थात कोई भी उस पर दबाव नहीं बना सकता, उसका जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा, तो वो सबको मानना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार की शक्तियां हमने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को भी प्रदान की है। ठीक है, तो हमारे भारतीय संविधान में ये प्रेरणा कहां से ली हमने, तो अमेरिका के संविधान से हमने ये प्रेरणा प्राप्त की है। और उसी प्रेरणा के द्वारा ही हमने अपने जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उनको सर्वोच्च शक्तिशाली बनाया है। इसके अलावा दोस्तों न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था भी हमने अमेरिका के संविधान से ली हुई है। तो न्यायिक पुनरीक्षण क्या होता है, ये कि अगर संसद ने कोई कानून बनाया है और वो कानून अगर ऐसा है जो जनता के मूल अधिकारों का हनन कर रहा होगा, तो उस कानून की जांच पड़ताल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। और अगर वो ऐसा है, वो कानून अगर ऐसा पाया गया कि वो जनता के मूल अधिकारों को छीनने वाला है, तो उसको वो रद्द भी कर सकता है या उस लिमिट तक उस कानून को खत्म कर सकता है जहां तक वो जनता के अधिकारों का हनन करने वाला होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे दोस्तों, इसमें फ्रांस से क्या लिया गया है। तो फ्रांस से वैसे मैं इस लेक्चर को यहां तक पढ़ा चुका था अभी, लेकिन कुछ कैमरे की प्रॉब्लम की वजह से वापस रिपीट करना पड़ रहा है। हाँ, तो दोस्तों नेक्स्ट है फ्रांस से। तो दोस्तों फ्रांस से हमने हमारे लोकतंत्र में गणतंत्र की भावना को लिया है। ठीक है, कनाडा से संघ और राज्यों में, अर्थात राज्य और केंद्र में जो शक्ति का स्पष्ट विभाजन है, जैसे कि केंद्र सूची और राज्य सूची जो बनाई गई, जैसे केंद्र सूची अर्थात संघ सूची। संघ सूची में क्या दिया गया है कि संघ अर्थात केंद्र के को प्राप्त शक्तियों के बारे में, जिन क्षेत्रों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती होगी वो लिए गए हमने संघ सूची में। उसी प्रकार से जिन मुद्दों पर राज्य सरकार कानून बनाएगी वो हमने दिए गए हैं हमारे राज्य सूची के अंतर्गत। ठीक है, और उसी प्रकार से दोस्तों एक सूची और होती है जिसे हम कहते हैं संवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हो, वो होती है, उसको बोलते हैं हम संवर्ती सूची। और ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसी प्रकार से एक और इंपॉर्टेंट तत्व है दोस्तों, वो है आयरिश के संविधान से प्राप्त नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने विश्व के कई देशों से कई सारी बातों को ग्रहण किया है जो हमारे भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, भारत के लिए आवश्यक थे। ऐसे अनुच्छेदों को हमने विश्व के अन्य संविधानों से प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायिक निर्णय। अब न्यायिक निर्णय क्या होते हैं ये आप अभी तक समझ चुके होंगे। न्यायिक निर्णय दोस्तों हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों के द्वारा अलग अलग समय पर जो निर्णय दिए जाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा मामला आया, उस मामले के बारे में संविधान में लिखा नहीं था या लिखा हुआ था तो स्पष्ट तौर पर सिर्फ उसके बारे में नहीं लिखा हुआ था, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, जब देश में कोई कानून नहीं है संविधान के अंतर्गत उस अपराध को लेकर के, तो उस अपराध से संबंधित निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा और वो कह देगा कि इस अपराध के लिए ये सजा मुहिम की जाएगी, ये सजा दी जाएगी। तो वो जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, वही निर्णय अब कानून के रूप में कार्य करने लगेगा, जब तक कि संसद स्पेशली उस मुद्दे पर कोई कानून ना बना दे, तब तक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के ऐसे निर्णय ही कार्य करते रहेंगे कानून के रूप में। ठीक है, यही होते हैं न्यायिक निर्णय। तो भारतीय संविधान का एक अन्य स्रोत न्यायिक निर्णय है जो न्यायाधीशों ने समय समय पर दिए हैं। न्यायाधीश संवैधानिक कानून की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल संवैधानिक कानून की व्याख्या करते हैं। कभी जब ऐसी परिस्थिति फंसती है कि कोई ऐसा मुद्दा आता है जो स्पष्ट रूप से संविधान में नहीं लिखा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ही संविधान को पढ़कर बताएगा कि ये क्या सही है और क्या गलत होगा, अर्थात कि संविधान में जो लाइन लिखी हुई है उसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, और उनके निर्णय अर्थात सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के निर्णय तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक न्यायपालिका स्वयं उस अपने निर्णय को अपने खुद के द्वारा बदल ना ले। ठीक है,
इसके अलावा भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे कई निर्णय दिए गए हैं जो हमारे देश के कानून का उसी प्रकार से महत्वपूर्ण भाग बन गए हैं जो जैसा कि संविधान के अनुच्छेद है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों लास्ट पॉइंट हमारा प्रथाएं। तो वैसे प्रथाओं का जो ये पॉइंट है, प्रथाएं क्या होती है कि प्राचीन समय से जो प्रथा या परंपराएं चली आ रही है, तो क्या उनका भी कोई महत्व है हमारे संविधान में? वैसे तो अगर देखिए दोस्तों, देखा जाए तो जैसे ब्रिटेन के संविधान को जब हम पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, हालांकि जब हम उसको पढ़ेंगे ब्रिटेन संविधान को, तो हम देखेंगे कि ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, लिखित फॉर्मेट में नहीं है। तो जहां जिस देश में अलिखित संविधान होता है, उस देश में दोस्तों प्रथाओं का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, प्रथाओं का सबसे ज्यादा महत्व होता है। जो प्रथा और परंपराएं जो चली आ रही है, उनके आधार पर ही छोटे छोटे कानून बनते रहते हैं, और उन कानूनों के द्वारा ही वहां का संविधान धीरे धीरे विकसित होता रहता है। ठीक है, लेकिन चूंकि भारत का संविधान तो लिखित फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर भी क्या प्रथाओं का प्रभाव है? तो जी हाँ है। जैसे कि विश्व का एक अनोखा संविधान है भारत का संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारतीय संविधान, उसी प्रकार से दोस्तों भारतीय संविधान लिखित होने के बावजूद प्रथाएं और परंपराओं को भी अपने अस्तित्व में महत्व देता है और स्थान देता है। ठीक है, तो संविधान के अलिखित भाग के रूप में प्रथा एवं परंपराओं का विशिष्ट महत्व होता है। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान में भारतीय संविधान लिखित होने के बावजूद भी अपनी परंपराएं उसमें विकसित हो चुकी है। भारतीय संविधान में परंपराएं विकसित हो गई है जो हमारे संविधान के लिए एक स्रोत का काम करती है। ठीक है, तो कुछ परंपराएं ऐसी है जिनको संविधान में स्पष्ट रूप से ले लिया गया है। कुछ प्राचीन परंपराएं थी, कुछ हमारे संस्कार थे, कुछ संस्कृति थी, उनको हमने स्पष्ट तौर पर उसी रूप में ग्रहण कर लिया है, संवैधानिक रूप से ग्रहण कर लिया है। इसीलिए हमने कहा गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में परंपराओं का भी काफी महत्व रहा है। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट में देखेंगे हम इसका निष्कर्ष कि हमने ये पूरा टॉपिक पढ़ा है, तो इस पूरे टॉपिक में अर्थात भारतीय संविधान के स्रोतों में इसका अब लास्ट में निष्कर्ष हम क्या निकालें? संविधान किस प्रकार का है? क्या उधार का थैला कहना उचित होगा, कि सिर्फ उधार का थैला कहना उचित होगा, या गोंद और कैंची और गोंद कहना उचित होगा? तो क्या लगता है आप लोगों को कि भारतीय संविधान के जो स्रोत है, क्या ये नहीं होना चाहिए था? क्या भारतीय संविधान के निर्माताओं को अर्थात संविधान सभा को संविधान खुद से लिखना चाहिए था? क्या लगता है आप लोगों को? तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि जैसे कि हम मान लेते हैं कि दोस्तों कोई भी हम जब कार्य करते हैं, हो सकता है वो कार्य करते वक्त सारी परिस्थितियों के अनुसार भविष्य में होने वाली घटनाओं के आधार पर भी डिसीजन लेना आवश्यक होता है। लेकिन जिस परिस्थिति में आप वर्तमान में बैठे हुए हो, आवश्यक नहीं है कि वर्तमान में आप उस परिस्थिति को भविष्य में होने वाली घटनाओं के आधार पर समझ सको, है ना। तो इसलिए दूसरों का अध्ययन करना भी आवश्यक होता है ताकि आप उसको भली भांति रूप से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम दोस्तों अगर व्यवहारिक रूप से इसको समझने का प्रयास करें, हम अगर व्यक्तिगत रूप से अगर हम इस चीज को देखें, भारतीय संविधान को के पर एक दृष्टि डालें, तो हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि देखिए, अगर भारतीय संविधान सिर्फ अगर उधार का थैला होता, अर्थात कि सिर्फ हमने दूसरे संविधानों से ग्रहण किया है, अपने आप से कुछ देने का प्रयास नहीं किया है, तो ये पूरी तरह से गलत होगा। क्यों? क्योंकि 60 संविधानों का अध्ययन करके उसमें से इंपॉर्टेंट चीज को निकाल करके उसको भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल कन्वर्ट करके फिर संविधान में डालना, ये अपने आप में दोस्तों एक अविस्मरणीय कार्य है। एक आधुनिकता को ग्रहण करते हुए ये एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसा ये करना भी इतना आसान कार्य नहीं था। 60 संविधानों का अध्ययन करना और उनमें से इंपॉर्टेंट चीजों को निकालना, और वही भारत की परिस्थितियों के अनुकूल सोच समझ करके। तो इसी कारण से पूरे विश्व का एक अनोखा संविधान बना है भारत, एक मिश्रित संविधान बना है भारत। शासन व्यवस्था को आप देखिए, पूरे विश्व में या तो आपको एकात्मक शासन व्यवस्था मिलेगी या फिर संघात्मक शासन व्यवस्था मिलेगी, या तो अध्यक्षात्मक मिलेगी या संसदीय मिलेगी, लेकिन भारत में पूरा मिश्रित रूप देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, किसी देश में या तो शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होगा या फिर विभाजन ही नहीं होगा, लेकिन भारत में मिश्रित रूप देखने को मिलेगा आपको। ब्रिटेन जैसे देश में राष्ट्रपति अर्थात सम्राट को बिल्कुल नाम मात्र की शक्तियां हैं,
लेकिन जब भारत के राष्ट्रपति को हम देखेंगे तो कुछ समय पर, कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति को भी सर्वोच्च शक्तियां दी गई है। लोकसभा, राज्यसभा अपने आप में शक्तिशाली है, सभी अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं है ताकि उत्तरदायित्व खत्म ना हो जाए। तो कई सारी विशेषता है दोस्तों भारतीय संविधान में जो विश्व के किसी भी देश में नहीं पाई जाती है। इसलिए अगर हमें कोई एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है कि क्या भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से उदार का ठेला कहा जा सकता है, तो हम स्पष्ट तौर पर मना कर सकते हैं कि नहीं साहब, भारतीय संविधान किसी की देन नहीं है। भारतीय संविधान हम भारतीयों की एक अपनी लगन और मेहनत है, उसी मेहनत का फल है, जिस पर हमारे जो विद्वान थे, प्राचीन विद्वान थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, जो संविधान सभा में जो महान लोग बैठे हुए थे, उनकी ही मेहनत का परिणाम है संविधान, भारतीय संविधान। इतना आसान नहीं था, ठीक है। तो दोस्तों वृहद संविधान होने के साथ साथ में अपने आप में विश्व का एक अनोखा और एक महान संविधान है हमारा भारतीय संविधान, और इस बात से बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। चलिए अब जरा कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपके लिए, जरा इनको भी देख लेते हैं, एक बार पढ़ के इनको भी जरा समझने का प्रयास करते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी भी ये दावा नहीं किया था कि वह कोई मौलिक या अद्भुत संविधान की खोज निकालेंगे, ठीक है। वह तो एक अच्छा और काम चलाऊ संविधान बनाना चाहते थे और वे इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी हुए थे। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात और मैं बताऊंगा आपको कि दोस्तों जब ये 1940 का समय चल रहा था, जिस वक्त भारत में ही संविधान बनने पर एक मत नहीं थे, लोग पूरे भारतीय एक मत नहीं थे। कांग्रेस कुछ और चाहती थी, मुस्लिम लीग कुछ और चाहती थी, वहीं कुछ और भी संगठन थे दोस्तों, जैसे हिंदू महासभा थी, ऐसे बड़े बड़े कई संगठन थे, सबकी मंशाएं अलग अलग थी। देशी रियासतें तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि भारत में संविधान बने। क्यों? क्योंकि अगर भारत में संविधान बना तो उनका राजपाट खत्म हो जाएगा। इस प्रकार की कई सारी अड़चनें थी दोस्तों कांग्रेस के सामने, इस कारण से संविधान बनाना इतना आसान नहीं था। लेकिन उसके बाद भी आप सोचिए, इतने बड़े राष्ट्र में अंग्रेजों से लड़कर के, अर्थात मानसिक तौर पर अंग्रेजों से लड़कर के ये अधिकार लिया उन्होंने ताकि संविधान सभा का निर्माण करे। अंग्रेजों को मनवाया, इस बात के लिए मजबूर किया कि आप हमें संविधान सभा निर्माण करने की परमिशन दो, ठीक है। इसके बाद उनसे परमिशन लेने के बाद भी उन सबको, भारत में जो भी संविधान के खिलाफ थे उन सबको एक मत किया, और एक मत करने के बाद में जरा दोस्तों सोचो आप कि 200 से 300 लोगों को संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पे एक मत करना कितना मुश्किल कार्य होगा। आज की परिस्थिति ये है कि हमारे घर में जो 4 से 5 लोग होते हैं, पांचों लोग एक जैसा नहीं सोचते हैं, पांचों अपने अपने रास्ते अलग अलग चलते हैं। वर्तमान परिवारों में होता है ऐसा। हम भले कितने भी महान होंगे, कितने भी पढ़े लिखे होंगे, लेकिन फिर भी परिवार के 5 लोगों को हम एक साथ लेके नहीं चल पाते हैं। तो फिर सोचिए उस समय उन्होंने 200 से 300 लोगों को किस प्रकार से साथ लिया होगा। संविधान सभा में जो बैठे हुए थे उनकी बात मात्र में कर रहा हूं, तो करोड़ों जनता को तो छोड़िए आप, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा दोस्तों, उन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश शासन ने, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने स्पष्ट बोल दिया था कि भारतीय लोग संविधान का निर्माण कभी कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये लोग एक मत नहीं है। अगर यहाँ पर राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी तो जो आपके जो राजा महाराजा थे, जो देशी रियासतें थी, वो बुरा मान जाएगी। अगर बहुसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाएगी तो अल्पसंख्यक बुरा मानेंगे। अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाएगी तो बहुसंख्यक उपद्रव मचाएंगे। कई प्रकार की समस्या दोस्तों भारत में थी, लेकिन उन सभी समस्याओं का सामना करते हुए उनके बीच में से एक सब्स्टिट्यूट निकाल कर लाए, और वही सब्स्टिट्यूट था हमारा भारतीय संविधान। इसीलिए हम ऐसे ही उसको अनोखा संविधान नहीं कहते हैं। और इस प्रकार का संविधान बना करके दोस्तों अपनी महानता को उन्होंने प्रदर्शित किया, उनकी महानता को उन्होंने जो है दोस्तों अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के सामने प्रदर्शित किया, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि भारतीय जो संविधान है वो अपने आप में एक महान संविधान है, और इसके निर्माण करता तो उनसे भी ज्यादा महान थे। चलिए बाकी सब जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ आने लगेगा दोस्तों। हालांकि बहुत से लोग हैं जो संविधान के बारे में काफी नकारात्मक बोलते हैं, नकारात्मक बात करते हैं, क्योंकि शायद उनको संविधान का पूरी समझ अभी तक नहीं है। अगर वो एक बार संविधान के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो उनके विचार, मैं गारंटी लेता हूं, बिल्कुल 100% बदल जाएंगे। चलिए, हमारे संविधान पर यह आरोप रहता है कि यह अन्य देशों के संविधानों का अंधानुकरण है और संविधान का आंशिक अध्ययन पर आधारित है, जो कि पूरी तरह से, ये मैं नहीं मानता हूं, ये पूरी तरह गलत है, ऐसा नहीं है।
कि सिर्फ संविधानों का अंधानुकरण नहीं है, कि जैसे कि किसी संविधान में जो लिखा गया था वो हमने खटाक से वहां से कट किया और भारत के संविधान में पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं था। हमने वहां से लिया जरूर है, लेकिन जो हमने तत्व लिए हैं उसको हमने हमारी परिस्थितियों के अनुकूल ढाल करके ही उसको ग्रहण किया है, एज इट इज नहीं लिया है। ठीक है। और यह सच है कि संविधान के अत्यंत अल्प प्रावधानों अर्थात बहुत ही कम प्रावधानों में भारतीय की इतिहास और संस्कृति की छाप झलकती है। अर्थात हम ये मान सकते हैं, हम ये जानते हैं कि भारतीय के हमारे संविधान है, संविधान के बहुत कम अनुच्छेदों में हमारे इतिहास और संस्कृति देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति या गांधीवादी संस्कृति या भावना को हम नकार नहीं सकते। ये उनको उचित स्थान हमने संविधान में दिया है, इसीलिए हमारे संविधान में लोकतंत्र के साथ में गणतंत्रात्मक की भावना मौजूद है। अतः विदेशी संविधानों की व्याख्याओं को अपनाने के बाद भी हमारा संविधान बहुत अधिक भारतीय बन चुका है, अर्थात भारतीय परिस्थितियों को ग्रहण कर चुका है। ठीक है, तो क्लियर हुआ दोस्तों। भी नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा प्रस्तावना पर, जिसे हम अन्य शब्दों में उद्देशिका भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था दोस्तों, जब हमने संविधान का लेक्चर नंबर 11 लिया था, संविधान स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको बताया था कि संविधान के इस कंसेप्ट पर ही दोस्तों हमारे 4 से 5 लेक्चर होंगे, जिसको संविधान को हम अलग अलग भागों के माध्यम से पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। मैं चाहूं दोस्तों तो आपको 2 से 3 लेक्चर में भी इसको खत्म कर देता शॉर्ट अध्ययन के द्वारा, लेकिन अब आपके एग्जाम भी आने वाले हैं शॉर्ट में, फिर उसके बाद डिटेल में पढ़ने का आपके पास वक्त नहीं है, इसलिए अब थोड़ा एग्जाम पर फोकस कीजिए और अच्छे से दोस्तों इनको पढ़िए और एक ही बार पढ़ो, एक बार में समझने का पूरा प्रयास करें। मैं पूरा एक इसका स्वाभाविक रूप, एक व्यवहारिक रूप लाकर आपको देने का प्रयास निरंतर कर रहा हूं और इसी प्रकार से करते रहूंगा। जिस प्रकार से आप दोस्तों की कमेंट आती है, वो कमेंटें मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है और कहीं कहीं पर तो कहीं पर संदेह भी व्यक्त किया जाता है मेरे प्रति कि सर आप इस क्लास को रोक ना दें, इसको कंटिन्यूसली चलाना है ना, आप ये पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे वगैरह। दोस्तों आप सिर्फ डिमांड कीजिए, आपको पूरा मिलेगा। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि मेरी टीम में फिलहाल पढ़ाने के लिए सिर्फ मैं हूँ, इस कारण से आपको शायद थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि मैं अभी बीए को लगभग पूरा भी जो है 20 से 30% ही मैंने अभी कवर किया है। इस कारण से दोस्तों मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं किसी और टीचर को ला करके। मुझे नहीं पता वो किस प्रकार से पढ़ाएंगे, किस प्रकार से कंसेप्ट क्लियर करेंगे, इसको अपना कर्तव्य समझेंगे या फिर सिर्फ कार्य समझ के निकल लेंगे। तो इस कारण से दोस्तों मैं कभी किसी फैकल्टी को अभी अपॉइंट नहीं कर पा रहा हूँ। बस आप बने रहे सेशन में, आप लोगों की दुआओं से वो भी सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। आपको पूरा मैं खुद देने के लिए तैयार हूँ। हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से अपना एग्जाम आने से पहले दोस्तों हम इसको सभी सब्जेक्टों को लगभग कंप्लीट कर लें। और अगर इसी स्थिति फंसती है कि एग्जाम आ जाते हैं और सिलेबस पूरा हमारा कंप्लीट नहीं होता है, तो दोस्तों मैं आपके लिए 8-8, 10-10 घंटा कंटिन्यूसली आपको चैनल पर बना रहूंगा और आपके लिए मास्टर क्लासेस लेके आऊंगा, जिससे कि आप एक ही बार में पढ़कर एक दिन में दोस्तों 8 से 10 घंटे की एक संलग्न क्लास होगी आपके लिए और उसको डायरेक्ट आकर आप एग्जाम भी दे सकते हैं। मैं आपके साथ निरंतर बना हुआ हूँ, बस आपके सहयोग की मुझे आवश्यकता है। बस आप भी इसी प्रकार से दोस्तों बने रहें, कमेंट और लाइक कर करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहें दोस्तों, सेशन में निरंतर बने रहें। और हाँ, एक बात और, मंडे को हमारी एक स्पेशल क्लास होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे आंसर राइटिंग की। एक हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे डिमांड की थी कि सर हमारा बीए फर्स्ट ईयर है, मैं वैसे कमेंट में बताता लेकिन अभी मैंने नोट नहीं किया, इसलिए कि बीए फर्स्ट ईयर है, एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए प्लीज हमारा मार्गदर्शन करें और बताएं कि आंसर राइटिंग किस प्रकार से करना चाहिए, जिससे कि अच्छे नंबरों की संभावना बढ़ जाए। तो वैसे दोस्तों मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा कि किस प्रकार से करना चाहिए, जिससे आपके नंबरों की अधिकता होने की संभावनाएं अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, तो मंडे को एक सेशन लेंगे हम, लगभग आधे से 1 घंटे का ही सेशन होगा, जिसमें हम खुलकर बात करेंगे, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होगा। सिर्फ हम इस पर चर्चा करेंगे कि हमें एग्जाम में कॉपी को किस प्रकार से लिखना चाहिए। क्वेश्चन अगर 100% हमको याद है तो किस प्रकार से उसको लिखना है, 50% याद है तो किस प्रकार से लिखना है, 10 या 20% याद है तो किस प्रकार से लिखना है, और अगर बिल्कुल भी याद नहीं है लेकिन क्वेश्चन छूट रहा है, हम पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो किस प्रकार से लिखना है, कैसे लिखना है। और 100% अगर हमको सब कुछ याद है उस टॉपिक के बारे में, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में सब कुछ याद है, तो उसको हमें लिखना है कॉपी में। तो ऐसा कौन सा फॉर्मेट को लिखने का जिससे कि एग्जामिनर कॉपी चेक करते ही हमें बहुत अच्छे मार्क्स प्रदान करे।
तो इस सब पर दोस्तों हमारी एक समग्र चर्चा होगी, हम बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। कोई ज्यादा आपके पास बर्डन नहीं होगा, कोई इसमें विशेष स्लाइड लेकर नहीं आऊँ, स्लाइड तो लाऊंगा लेकिन एक विशेष स्लाइड नहीं लाऊंगा जिसमें आपको नोट डाउन कुछ करना पड़े, सिर्फ आपको समझते चलना है उसको। अगर उसको फॉलो करेंगे तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त आप करेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम भारतीय प्रस्तावना के साथ में, जो कि बहुत ही अच्छा सेशन होने जा रहा है दोस्तों। भारतीय प्रस्तावना को समझना भी बहुत आवश्यक है और इस प्रस्तावना के बारे में दोस्तों हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे, अभी करने लेवलिंग ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। जिन दोस्तों ने अभी तक नंबर नहीं लिए हैं, व्हाट्सएप के नंबर आप यहां से ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक लोधाजी क्लासेस आपको यहाँ दी गई हुई है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।